हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज हम HCS 2021 का प्रीलिम्स सी सेट पेपर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेट होगा हमारा सेट बी। और दोस्तों इस पेपर के लिए आपको 2 आवर्स दिए जाते हैं और 100 क्वेश्चंस होंगे टोटल। और MCQ बेस्ड है ये वाला पेपर। और जो हर एक क्वेश्चन है, अगर आप ठीक लगाते हो तो 1 मार्क, और अगर गलत लगाते हो तो 2.5 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, फॉर रॉन्ग आंसर। सो पहला क्वेश्चन है ईच, और दोस्तों मैंने हर एक का आंसर स्टिक कर रखे हैं, सारे हाईलाइट कर रखे हैं, हम सिर्फ उन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो इज बेस्ड ऑन द डायग्राम इज शोन। तो दोस्तों ये डायग्राम दे रखे हैं हमें। ठीक है, और हमें बताना है कि क्वेश्चंस इसके अकॉर्डिंग कैसे हैं। पहले 2 क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सच पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ बट नॉट डॉक्टर्स। ठीक है, ये तो हमें बताना है हु आर एक्सपीरियंस्ड बट नॉट डॉक्टर्स। ठीक है, तो एक्सपीरियंस है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, तो ये वाला हिस्सा हमारा डिडक्ट हो जाएगा डायग्राम में से, और सिर्फ ए और सी वाला आ जाएगा। तो ऑप्शन आ गया ए और सी। शो द फॉलोइंग सच रिप्रेजेंट्स हु आर डॉक्टर एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट्स। सो डॉक्टर्स भी हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हैं। पोस्ट ग्रेजुएट वाला ये, लेकिन हमें बताना है कि जो दोनों हैं। ठीक है, तो डॉक्टर्स और ये कवर हो गया, तो डॉक्टर भी और पोस्ट ग्रेजुएट, तो बी और एफ वाला एरिया हो गया। सो ऑप्शन इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन फेसिंग वेस्ट गोज। ओके, सबसे पहले जब आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है डायरेक्शन का, सबसे पहले आप ये बना लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ए मैन फेसिंग वेस्ट, ओके, ही इज फेसिंग दिस साइड, वेस्ट साइड, गोज 10 मीटर्स एंड टर्न लेफ्ट। 10 जाता है और टर्न कर लेता है किधर, लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट हो जाएगा इसका इधर। ठीक है, एंड कवर्स 20, सो अब ये जाता है 20। ठीक है, देन टर्न्स राइट, अब वो राइट की तरफ टर्न कर जाता है और कितना चलता है, एंड कवर्स 20। ये मीटर होगा दोस्तों, ये पाई लिख रखा है यहाँ पे, सो 20 मीटर्स, एंड देन टर्न्स राइट एंड कवर 20। फिर राइट जाता है और कितना कवर करता है, 20, तो इधर फिर आ गया 20। एट व्हाट डिस्टेंस मैन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और 10 इधर आ चुका था और 20 ये है। सो ओवरऑल ये हो गया, 10 इधर गया, फिर 20 नीचे गया, फिर 20 इधर गया, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, और फिर 20 ऊपर गया, तो ये डिस्टेंस हो गया 20 और ये हो गया 10। सो ये भी 20, तो स्टार्टिंग वाले से 30 आगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इन अ सर्टेन कोड रीजनिंग, दिस रीजनिंग इज रिटन एज दिस। ठीक है, देन ऑडिशन रिटन इन दैट। अब रीजनिंग ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले रीजनिंग REASONINN और G, रीजनिंग को लिखा हुआ है ऐसे TBFSMFMGP। ठीक है, तो R को +2 कर रखा है। ठीक है, R को कर रखा है +2, E5 पर आता है, E5 पे आता है, और B2 पे -3, सो ये -3 हो जाएगा। A1 पर आता है 6, ये +5, तो S ये 0, तो ऐसे कुछ इसमें बन नहीं रहा, तो इसको दोबारा हम देखेंगे, REASONING, और यहाँ लिखेंगे इसका कोड TBFSM। ठीक है, FMG और P। R में जब हमने +1 करा तो आ गया S। ठीक है, E में जब +1 करा तो आ गया F, A में जब +1 करा आ गया B, और जब S में +1 करा तो आ गया T। ठीक है, ये वाला इसमें आ गया प्लस, इसमें आ गया -2 सॉरी, और जब आपने N में +2 करा तो आ गया ये, और जब I में -2 करा तो आ गया ये, N में जब आपने करा -1 तो आ गई, और G में जब आपने करा तो -1 तो आ गई ये। ठीक है, सो इस हिसाब से जब आप ऑडिशन का कोड लिखेंगे AUDITIONS,
ठीक है, तो टी में से -2 करेंगे तो आ जाएगा आपका आर। ठीक है, ए को जब आप +1 या +1 करने ना सारे, तो ये आ जाएगा बी, ये आ जाएगा वी, ये आ जाएगा ई, ये आ जाएगा I9J10। ठीक है, सो JEVBR, सो JEVBR यही वाला ऑप्शन है। ठीक है, सिमिलरली आई का आ जाएगा आर, इस वाले का आ जाएगा, सॉरी इस वाले का आ जाएगा के, इस वाले का एम, इस वाले का एम और इस वाले का आर। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑल द डिजिट्स इन द नंबर दिस आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर within the number the position of how many digits will remain unchanged। ठीक है, अगर आप इसकी सारी डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे, यानी सबसे बड़ा स्टार्ट में और सबसे छोटा एंड में, तो कितनी डिजिट्स की जो पोजीशन है वो अनचेंज्ड रहेगी। तो 7 8 1 9 5 3 4 और 6। सबसे बड़ा है 9, फिर आता है 8, फिर आता है 7, फिर 7 के बाद 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। सो एक ही जो 3 है इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो ऑप्शन आ गया बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट शुड बी इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज ACFHKMPR। ठीक है, ACFHKMPR और यहाँ पे 2 अक्षर कौन से आएंगे। ठीक है, A1 C3 F6 H8 K11 M13 P16 R18। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनमें 2 का डिफरेंस है, आप देख सकते हो, सब में 2 का डिफरेंस है। P और V में 2 का डिफरेंस है, लेकिन आगे वाले पॉजिटिव में है। सो P के बाद U V ये ठीक हो सकता है, X के बाद ये वाला गलत हो जाएगा, W के बाद U ये वाला गलत हो जाएगा, U V W ये वाला ठीक हो सकता है। ठीक है, सो हमें अब इन दोनों में देखना है कि कौन सा ठीक है। सो ये सॉरी ये और ये +5, ये +5, ये +5, सो ये भी +5। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21, 21 पर आता है U, तो U से 2 आगे W। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट 1 क्या है, P इज़ इक्वल टू N, N ग्रेटर दैन D, D ग्रेटर दैन इक्वल टू B, G एंड G लेस देन B और विच इज़ इक्वल टू J। तो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या P G से बड़ा है, P G से बड़ा, ऑब्वियसली P N के इक्वल है, N D से बड़ा है, D G से बड़ा है या उसके बराबर है, तो P ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा। ठीक है, G B से बड़ा है और B J के, तो ऑब्वियसली ये भी ट्रू, तो ऑप्शन आ जाएगा R हैंड ऑफ द क्लॉक फेसेस नॉर्थ एंड द मिनट हैंड फेसेस साउथ। ठीक है, at 2:45 the minute hand will be in which direction, so 12:30, so 30 तो यहाँ हो जाएगा आपका, और 12 1 2 और 3, सो यहाँ ये कह रहा है कि ये वाली सिचुएशन कुछ है। ठीक है, अब इसे कह रहा है साउथ, इसे कह रहा है नॉर्थ, तो 2:45 पे यानी 2:45 यानी 2 यहाँ कहीं होगा और 45 यहाँ, सो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी आपकी वेस्ट। सो आपका मिनट हैंड होगा वो वेस्ट की साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है वन स्टार इक्वल्स टू 4 सर्कल्स, यानी 1 अगर स्टार ले लें इक्वल टू 4 सर्कल्स एंड 3 सर्कल्स इज इक्वल टू 4 डायमंड्स। ठीक है, डायमंड लेट से हमने इससे बना लिए। देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्टार टू डायमंड। ठीक है, स्टार इज टू डायमंड का रेशियो बताना है। सो इस इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3 स्टार इक्वल टू 12 सर्कल्स, एंड इस वाली को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो सो इक्वेशंस इक्वेट कर दो। सो 3 स्टार इक्वल टू 16 डायमंड्स। तो स्टार इज टू डायमंड की रेशियो बतानी है, यानी स्टार इज टू डायमंड विच इज इक्वल टू 16 इज टू 3। ऑप्शन डी इज द आंसर। इफ बीट इज दिस एंड रस्ट इज दिस, देन द कोड फॉर बर्स्ट इज, बर्स्ट का हमें कोड बताना है। ठीक है, ठीक है, तो BURST
B डिनोट करता है 25, U डिनोट करता है 6, R डिनोट करता है 9, S डिनोट करता है आपका 8 और T डिनोट करता है 7। तो ऑप्शन आ जाएगा D। इन द नंबर, इफ द नंबर इन द सर्कल इंडिकेट द नंबर ऑफ पर्सन एंड हाउ मेनी यूथ ग्रेजुएट्स आर देयर। यूथ भी होने चाहिए और ग्रेजुएट्स भी होने चाहिए, यानी दोनों। सो 20 + 10 इक्वल टू 30। ऑप्शन इज बी। द एज ऑफ मदर टुडे इज थ्राइस दैट ऑफ हर डॉटर। सो मदर की जो एज है वो थ्राइस डॉटर है। आफ्टर 12 years द एज ऑफ मदर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर डॉटर आफ्टर 12 years, दैट इज m + 12 इज इक्वल टू डॉटर की एज से विल बी ट्वाइस दैट ऑफ डॉटर्स एज। तो डॉटर की एज आज d थी ना, तो 12 साल बाद कितनी हो जाएगी d + 12 और उसकी 2 times द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। हमने प्रेजेंट एज जो है वो ये मान ली m और d, तो हमें m और d की वैल्यू, ओवरऑल हमें d की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू 3d, तो 3d + 12 इज इक्वल टू 2d + 24। इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 2d इधर आ जाएगा d और ये आ जाएगा 12। तो ऑप्शन आ गया आपका ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बर्थडे बॉय कट्स ए केक इनटू 2 halves एंड कट्स 1 half इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, पहले जो एक बर्थडे केक है उसको हाफ में कट कर लिया एंड 1 half को इक्वल साइजेस में। ईच ऑफ द स्मॉल पीसेस इज, इफ शी हैज 7 pieces ऑफ द केक इन ऑल विदर देन हाउ हैवी वाज द ओरिजिनल केक। 7 pieces टोटल हैं, यानी एक हिस्सा तो ये हो गया और 6 हिस्से, 1 2 3 4 5 6 हिस्से इसके बना लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इफ़ ईच ऑफ द स्मॉल केक इज़ 20 grams इन वेट और ये हिस्से 20 के हैं, सो 20 × 6 इज़ 120 एंड 120, तो ये वाला पूरा हाफ आ गया आपका 120 का, सो ये अनदर हाफ भी कितना आ गया 120, तो ऑप्शन आ गया 240 grams। चलते हैं नेक्स्ट पे। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए बॉय, शाहरुख सेड ही इज़ द सन, शाहरुख कहता है ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। सो अगर ग्रैंडफादर को आप यहाँ डिनोट करते हो और शाहरुख को यहाँ, ठीक है, सो कहता है ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड, सो ग्रैंडफादर का ओनली सन हो गया ये, और ही इज़ द सन, इसका सन हो गया ये। ठीक है, सो शाहरुख किसकी तरफ पॉइंट करा, अपने ब्रदर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि फाइंड द ओड वर्ड आउट। ओड वर्ड बताना है, हेट, लव, एंगर या क्राई। सो इसमें से हेट, लव और एंगर ये तो हो गए इंटरनल इमोशंस। क्राई जो होता है उसमें इंटरनल के साथ एक्सटर्नल इमोशन, सो ऑप्शन आ गया डी। 16th है, ए बॉय स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट वॉक्स, सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, हम इसको डॉट मान लेते हैं स्टार्टिंग पोजीशन। ये क्या कहता है, 5 किलोमीटर जाता है नॉर्थ, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जाता है इधर, देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 5, ओके, सो यहाँ 5, पॉइंट आउट डायरेक्शन इन विच इज़ गोइंग। सो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, साउथ की तरफ जा रहा है, तो ऑप्शन हो गया आपका बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। F इज़ टू 216, L इज़ टू, L क्या आएगा, F 6 पर आता है और ये 6 का क्यूब है, तो L 12 पर आता है, तो 12 का क्यूब इज़ द आंसर विच इज़ इक्वल टू 1728, ऑप्शन बी इज़ द आंसर। फिर है फाइंड द ओड वर्ड आउट। ठीक है, ओड वर्ड आउट करना है। स्काई में स्टार्स होते हैं दोस्तों, स्टेडियम में प्लेयर, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट, लेकिन मून में प्लैनेट नहीं होते, तो ओड वन आउट हो गया आपका बी। चलते हैं 19th पे। इन विच इन द फॉलोइंग सीरीज सम ऑफ द लेटर्स आर मिसिंग आएगा यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डी स्पेस एफ स्पेस
DEE स्पेस D स्पेस EFDE स्पेस F, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों आपको ऑप्शंस पुट करने पड़ेंगे ताकि आप सीरीज़ बना सकें, ठीक है। तो देखिए जैसे स्टार्टिंग में E और F है सब में, और इसमें EE है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप EE चेक करें या फिर EF से। तो लेट्स से अगर हम EF से चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने इसको पुट करा, सो ये आ जाएगा हमारा DEF FDE EFD DEF, ठीक है, फिर डैश DE डैश F, ओके। ये आप देख सकते हो DEF है, फिर F इस पोजीशन पर चला गया, E इस पोजीशन पर आ गया और D इस पे। सिमिलरली इसमें जो था F अगली पोजीशन पे चला गया, D अगली पे, और E आ गया इधर, फिर D आ गया इधर, फिर E आ गया इधर। यहाँ आ जाएगा F और यहाँ आ जाएगा E, क्योंकि अब FDE में से E उठ के यहाँ आ जाएगा ना, तो E आ जाएगा। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका C। 6 इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, देयरफॉर दीज आइटम डोंट हैव हिंदी वर्जन, ठीक है। इनकी हिंदी वर्जन नहीं है दोस्तों, क्योंकि इनका इंग्लिश वर्जन ही हमें देखना है। ए हॉस्टाइल सिचुएशन रिजल्टिंग फ्रॉम अपोजिंग व्यू, इसका मतलब क्या होता है कि एक कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया क्योंकि डिफरेंट ओपिनियंस हैं या फिर अपोजिंग व्यूज़ हैं। ए पर्सन डैश इज़ अवॉर्डेड इज़ अ सोल्जर डैश फादर इज़ अ फार्मर। ए पर्सन डैश इज़ अवॉर्डेड इज़ अ सोल्जर डैश फादर। ए पर्सन हु इज़ अवॉर्डेड, तो यहाँ पर आ जाएगा हु इज़ अवॉर्डेड इज़ अ सोल्जर हुज फादर इज़ अ फार्मर, ठीक है। सो ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट पे। ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन इज कॉल्ड एन एडवर्ब। ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों। सो जो ऑफिशियल क्वेश्चन था वो था कम्युनिकेशन इंक्लूड्स व्हाट। कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है, कम्युनिकेशन इंक्लूड्स व्हाट, ठीक है। सो लैंग्वेज क्लैरिटी होती है, भाई आप सही लैंग्वेज बोलोगे तो ही कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाएगा। फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, कई बार आपको समझाने के लिए चाहिए होते हैं। बॉडी लैंग्वेज भी चाहिए होती है जो कम्युनिकेशन में बहुत ज़रूरी होती है। तो आंसर आ जाएगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। ए डैश कनेक्ट्स फ्रेजेस, क्लोजेस एंड सेंटेंसेस। सो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी, कंजंक्शन, ठीक है। तो जो कंजंक्शंस होती हैं वो कनेक्ट करती है फ्रेजेस, क्लोजेस और सेंटेंसेस को, ठीक है। ओके, ए ग्रुप टेक्निक यूज्ड टू डेवलप मैनी आइडियाज़ इन ए रिलेटिव शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है दोस्तों जब आप कई लोग बैठ के अपने आइडियाज़ शेयर करते हो और उनसे एक फाइनल आइडिया निकालते हो, या फिर कोई भी एक स्केचिंग आइडिया निकाल सकते हो, ठीक है। उसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, टू डेवलप मैनी आइडियाज़ इन ए शॉर्ट टाइम, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चंस हैं जो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, डोंट हैव हिंदी वर्जन, ठीक है। ये भी इंग्लिश के हैं। तो इसमें हमें मार्क करना है अर्ली क्यूट पीपल टेलरिंग, ठीक है। सो अर्ली क्या है, क्यूट क्या है, पीपल क्या है और टेलरिंग क्या है। सो टेलरिंग तो होगी वर्ब, कोई काम हो रहा है, ठीक है। और पीपल जो हो गया वो हो गया एक कॉमन नाउन, क्यूट हो गया आपका एडजेक्टिव और अर्ली हो गया एडवर्ब। सो ऑप्शन ये वाला बी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। फाइंड द करेक्ट मॉडल्स एंड सेमी मॉडल्स फ्रॉम द चॉइस, ठीक है। सबसे पहले तो ऑप्शन चेक करो दोस्तों। देखो जैसे हमने ऑप्शन चेक करा कि भाई फर्स्ट का है दे, फर्स्ट का सी है ना, वेट, फर्स्ट का है सी, दे डैश ज्वाइन द ड्यूटी ऑन फ्राइडे, दैट इज़ दे ओट टू, ये ठीक हो सकता है। देन सेकंड इज़ फर्स्ट का डी, दे नीड टू, ओके ये भी हो सकता है। फर्स्ट का ए, दे यूज़ टू, ये नहीं हो सकता क्योंकि यूज़ टू पास्ट हैबिट्स के लिए यूज़ होता है। और दे डेयर टू, फर्स्ट का क्या है, दे डेयर टू, नहीं ये भी नहीं हो सकता। सो हमें देखना है ए और बी में से कौन सा करेक्ट है। सो अगर हम फर्स्ट ऑप्शंस को देखते हैं
तो फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट का सी हो गया, दे यूज टू। देन सेकंड का हो गया डी, दैट इज़ यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन। सो ये भी ठीक है। सो नीड टू वाला जो होता है इसमें ऑब्लिगेशन नहीं होती है, ठीक है, तो यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन, ठीक है, तो इसका आ गया ये। फिर है थर्ड, शी यूज टू कम ऑफन, उसकी पास्ट हैबिट थी भाई वो यूज टू, भाई शी यूज टू कम ऑफन। एंड आई डेयर टू पीप इन, भाई मैंने गुस्ताखी दिखाई अंदर झांकने की, ठीक है, तो ऑप्शन ए। तो इसमें जो हो जाएगा ये, वो ऑप्शन ये वाला करेक्ट है और ये वाला नहीं, ठीक है। सो चलते हैं 28th पे। द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द टर्म विच मीन्स स्मेल, स्मेल सुगंध, और इसकी जो सिनोनिम्स दे रखे हैं वो है ऑर्डर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ODOUR। द प्लूरल ऑफ द वर्ड जीनियस इज, इसका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और अगर वी रेफर टू ऑफिशियल की सो आंसर विल बी दिस, लेकिन ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, 30th क्वेश्चन। इसमें क्या है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड नोबिलिटी इज़ ऑब्वियसली डिग्निटी, क्योंकि ओबीडियंस, स्मार्ट और हैंडसम नहीं हो सकते, डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ए रिलीफ टीम वाज सेंट टू डैश फूड एंड मेडिसिन अमंग रेफ्यूजीज, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 32, ये मैच द फॉलोइंग करने हैं। सो ऑब्वियसली फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स क्या होता है, जेनोफोबिया। स्पेंडिंग एक्सेस मनी क्या होता है, स्क्वेंड्रोमेनिया। और पर्सन हु हेट ऑल मैनकाइंड, मिसेंट्रोफी। एंड पर्सन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस, पॉलीग्लॉट। ऑप्शन इज ए, ठीक है। देन मैच द फॉलोइंग, इसमें क्या है, पैलियोंटोलॉजी ये होती है स्टडी ऑफ फॉसिल, ऑर्निथोलॉजी ये होती है स्टडी ऑफ बर्ड्स, दैन एंटोमोलॉजी होती है स्टडी ऑफ इंसेक्ट, एंड मेट्रोलॉजी होती है स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। सो फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का बी एंड फोर्थ का ए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। मैच द फॉलोइंग, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ये क्या होता है, हु ट्रीट्स विजन प्रॉब्लम, सो फर्स्ट का डी, ठीक है। सेकंड का नेओंटोलॉजिस्ट ये क्या होता है, ए पर्सन हु ट्रीट्स क्रिटिकल इन्फेंट्स। देन नेफ्रोलॉजिस्ट ये क्या होता है, ट्रीट किडनी डिजीजेज, ए। एंड न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है, डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम, बी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। करते हैं दोस्तों 35th क्वेश्चन अब। बी इज़ द मदर ऑफ टी, ठीक है। सो टी है, टी की जो मदर है वो बी, सो मदर हो गई तो ये होगी फीमेल, हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। टी इज़ द सिस्टर, बहन है वाई की, सो ये लेडी हो, सॉरी ये भी फीमेल हो गई, और ये सिस्टर है किसकी, वाई की, ठीक है। वाई इज़ मैरिड टू एल, ठीक है, वाई इज़ मैरिड टू एल, और एल इज़ द ओनली सन ऑफ के। एल क्या है, बेटा है, इज़ द ओनली सन ऑफ के, एंड सो ऑब्वियसली ये भी फीमेल हो गई, द ओनली सन ऑफ के, एंड के इज़ द डॉटर ऑफ पी, ये पी की डॉटर हो गई, ठीक है। सो अब तक हमें सिर्फ पी का जेंडर नहीं पता। हाउ इज़ टी रिलेटेड टू एल, जो टी है और एल है वो क्या है, टी इज़ रिलेटेड टू एल, दैट इज टी इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ एल। हाउ इज़ बी रिलेटेड टू एल, बी एंड एल, सो बी इज़ मदर इन लॉ ऑफ एल। इफ के इज़ द मदर ऑफ एक्स, देन हाउ इज़ एक्स रिलेटेड टू पी। एक्स हमने एक और ले लिया जो कि जिसकी मदर है के, सो हाउ एक्स इज़ रिलेटेड टू पी। एक्स दोस्तों ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है और ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन भी हो सकता है। तो एक्स का हमें क्योंकि जेंडर नहीं पता, तो ऑब्वियसली आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कांट से। सो ऑप्शन ए ये वाला गलत मार्क कर रखा था, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों शुरू करते हैं 38th
क्वेश्चन 39 और 40 सेम पैटर्न पर है, ठीक है। स्टेटमेंट देकर कंक्लूज़न बताने हैं। तो स्टेटमेंट है दोस्तों पॉसिबिलिटी वाली हैं, ठीक है। तो नो बैगर इज़ पुअर। सो क्या कह रहा है कि नो बैगर इज़ पुअर, यानी बैगर और पुअर में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ये सम रिच, क्या कह रहा है, कुछ रिच जो हैं वो बैगर भी हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया। ऑल क्लासेस आर पुअर, ऑल क्लासेस आर पुअर, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हो गया इसका बेसिक डायग्राम, ठीक है, जो हमने स्टेटमेंट से बनाया है। अभी हम पॉसिबिलिटी वाली स्टेटमेंट्स के लिए हम पॉसिबल डायग्राम और देखेंगे, इनके जो पॉसिबल हो सकते हैं, और इन स्टेटमेंट्स को जो हमें गिवन है इनको भी सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो ऑल रिच बीइंग पुअर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो अगर मैं बैगर को ऐसे बना दूं और रिच को यहाँ कर दूं और इस वाले डायग्राम को इसके अंदर ले आऊँ, पुअर और इसके अंदर क्लासेस, तो क्या है हमारी तीनों, ये हो गया आपका दोस्तों पॉसिबल डायग्राम, ठीक है। ये हो गया आपका पॉसिबल डायग्राम। कितने भी पॉसिबल डायग्राम हो सकते हैं, फिलहाल हम एक बनाते हैं। अगर एक भी पॉसिबल डायग्राम में पॉसिबिलिटी ट्रू हो गई तो हमारा ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब हम फर्स्ट देखते हैं, ऑल रिच बीइंग पुअर इज़ अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे रिच पुअर हो जाएं, ये पॉसिबिलिटी है। तो अगर दोस्तों सारे के सारे हो जाएंगे तो जो हमारे पास ये वाला डायग्राम है, इसका जो ये वाला हिस्सा है ऑल रिच, वो ये भी कंस्टिट्यूट करता है, और बैगर और इसके बीच में तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये वाला इनवैलिड हो गया। फिर क्या कहता है, ऑल बैगर्स, सारे के सारे बैगर्स बीइंग क्लासेस इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब जब बैगर और पुअर में कोई रिलेशन नहीं है तो क्लासेस तो इसके अंदर आता है, तो बैगर और क्लासेस के बीच में भी कोई ऐसा डायग्राम हम नहीं बना सकते, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, तो ऑप्शन हो गया आपका डी, ठीक है दोस्तों। ये जो पॉसिबल डायग्राम है ना दोस्तों, ये हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस में काम आएंगे, इस वाले में हमें काम नहीं आए, इसमें हमें लॉजिकल ठीक हो गया। सम कार्तिक आर श्याम, ठीक है। सम अजीत आर सुजीत, और ऑल ऑफ दिस आर श्याम सुजीत, और क्योंकि पहली स्टेटमेंट है तो सम श्याम आर कार्तिक, ठीक है। तो दोस्तों अब ये हो गया हमारा बेसिक डायग्राम कंप्लीट, ठीक है। तो बेसिक डायग्राम मैं दोबारा बना देता हूँ, ये वाला, कि ये हो गए अजीत, ये हो गया सुजीत, ये हो गया श्याम, और ये हो गया कार्तिक, ठीक है। कंक्लूजन्स देख रहे हैं, कार्तिक बीइंग सुजीत इज़ अ पॉसिबिलिटी। ऑब्वियसली दोस्तों ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैसे, क्योंकि ए यहाँ आ गया, सुजीत यहाँ आ गया, श्याम यहाँ आ गया, पॉसिबल डायग्राम है ना, और लेट से ये हमारे आगे कार्तिक। तो पहली स्टेटमेंट वैलिड रहेगी हमारे पॉसिबल डायग्राम में, सेकंड रहेगी और थर्ड रहेगी, ठीक है। तो डायग्राम किसी भी चीज़ को वैलिड इनवैलिड नहीं कर रहा हमारा, तो पॉसिबल डायग्राम और ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। सिमिलरली सम श्याम आर नॉट अजीत, क्योंकि कुछ जो सुजीत हैं उसके अलावा बच गई श्याम, ठीक है, वो श्याम अजीत नहीं होंगे, ठीक है। सो ये भी ट्रू हो गया। सो इसमें हमने एक स्टेटमेंट डाली थी दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोथ 1 and 2 आर फॉलोज। सो इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हम, इसमें जो ऑप्शन होगा कि दोनों की दोनों वैलिड है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नो 90s इज 80, सम 90s आर 40 एंड ऑल 80s आर 70। तो क्या कह रहा है, कंक्लूजन, ऑल 80 बीइंग 40 इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल 80। हम इसका एक पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे, तो हम बनाते हैं 90 और ये हमने बना दिया लेट से 40, और इसके अंदर इस डायग्राम को ले 70 और 80, ठीक है। इसमें हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट वाली वैलिड है, इस वाले पॉसिबल डायग्राम में वैलिड है, ये वाली वैलिड है, सम 90s आर 40 वैलिड है, और ये भी वैलिड है, ठीक है। सो ऑल 80 बीइंग 40 इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी है, ट्रू है तो ये भी ट्रू। सम 70s आर नॉट 90s, ठीक है,
क्या कह रहा है कि सम 70s आर नॉट 90s। क्या ये ट्रू हो सकते हैं दोस्तों? तो एक और पॉसिबल डायग्राम बना लो आप इसका, ये 40 और क्योंकि ये हो गया 70 और ये हो गया 80, ठीक है। इसमें भी हमारी स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों की तीनों वैलिड हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि जो ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट है कि सम 70s आर नॉट 90s, ये भी ट्रू है। सो ऑप्शन कोई भी नहीं लगेगा दोस्तों इसमें से, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोथ 1 and 2 फॉलोअर्स, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चलते हैं दोस्तों 41st क्वेश्चन पे। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स रिक्वायर्ड टू मेक द फिगर, ठीक है दोस्तों। सो 1 2 3 और 4 तो ये लग गई, ठीक है। और 1 2 3 और 4 ये लग गई, ठीक है। सो अभी हमारी ये और ये हो गई। और सिमिलरली 1 सेकेंड, डायग्राम को दोबारा कर देता हूँ। 1 2 और 3 और 4 ये लग गई, ठीक है। तो 4 लाइनें ऐसे, 4 लाइनें ऐसे और 4 लाइनें ऐसे, 4 इसकी 4 इसकी 4 इसकी, तो 4 × 3 12 लाइन्स टोटल हमारी लगी हैं। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42nd, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। तो दोस्तों सबसे पहले कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उनको मार्किंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। एक फिगर से बनने वाले कितने ट्राइंगल हैं? 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5, ठीक है। दो फिगर से बनने वाले कोई हैं? दो फिगर से बनने वाला कोई डायग्राम नहीं है, 0। 3 फिगर से बनने वाले 1 6 4 एक डायग्राम है, ठीक है। और 1 6 3 एक डायग्राम है, और कोई डायग्राम है इसमें? नहीं, और कोई नहीं बचता। फिर 2 का देखेंगे, 2 6 5 एक डायग्राम है, 2 6 5 हो गया, ओके। 2 6 4 एक डायग्राम है, और नहीं बचेगा। अब 3 से देखते हैं, 3 6 1 हो गया, 1 6 3 एक ही बात है, ठीक है। और कौन सा बचता है इसमें? 3 6 5 एक डायग्राम हो गया। 4 का देखेंगे, फिर 1 6 4 बन जाएगा, वो हमारा हो चुका। और 4 6 2 वो हमारा हो चुका, ठीक है। 4 6 2 ये वाला था। सो ऐसे ऐसे करके सारे पूरे हो गए। तो टोटल 3 से बनने वाले 5 हो गए, यहाँ से 0 और यहाँ से 5, तो 10 हो गए। और 4 से बनने वाले कोई भी डायग्राम 4 फिगर से, जैसे फॉर एग्जांपल 2 6 5 और 3, तो अगर हम 2 6 5 3 लें तो हमारा जो डायग्राम बन जाएगा वो बन जाएगा ये। ट्राइंगल्स हट गए हैं दोस्तों। सो 4 से आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 + 5 टोटल 10 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 43 दोस्तों। सो इसमें क्या है? इसमें है AB3, यानी AB और 3, AB3, फिर CE6 FI10 JN15, ठीक है। इसका मतलब क्या है? AB1 2 और 3A, ठीक है। ये हो जाएगा 3 और E हो जाएगा 5, 6 हो जाएगा नेक्स्ट अक्षर 6, और इनके बीच में गैप था 1 का, इनके बीच में 2 का गैप, इनके बीच में हो जाएगा 3 का गैप 9, तो ये 10, और 10 हो जाएगा अगला अक्षर J, ठीक है। तो 15 हो जाएगा अगला अक्षर हमारा, 15 हो जाएगा O, इनमें गैप था 3 का, इनमें 4 का, तो इसमें हो जाएगा 5 का। O के बाद 5 का गैप आ जाएगा T, और T से अगला हमारा आ जाएगा यहाँ पे 21। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर ये क्वेश्चन आ गए दोस्तों कि स्टेटमेंट सम मैंगोज आर बनानाज, ठीक है। सम बनानाज आर एप्पल्स, कुछ बनाना जो हैं वो एप्पल्स भी हैं, ठीक है। सम, ये तो हो गया हमारा बेसिक डायग्राम। सम एप्पल्स बीइंग मैंगो इज़ अ पॉसिबिलिटी। एम को यहाँ कर दो, बी को यहाँ कर दो, क्योंकि ए और एम के बीच में तो हो सकता है ना पॉसिबिलिटी, तो ये हमने कर दिया लेट से ए। सो इसमें कोई कंडीशन हमारी इनवैलिड नहीं हो रही,
मैंगो बनाना है और बनाना एप्पल भी है, सो ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है। नो एप्पल इज़ अ मैंगो, ठीक है। तो नो वाली कंडीशन है दोस्तों, नो वाली में देखो नो एप्पल बीइंग मैंगो इसमें ट्रू है, और पॉसिबल डायग्राम ये वाला है, इसमें हो गई ये रॉन्ग, ठीक है। तो इसमें होगी रॉन्ग, तो ओवरऑल ये वाली स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। ओनली कंक्लूजन ए, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, तो ऑप्शन हो गया ए। इफ़ 45 क्वेश्चन है, इफ़ क्लाउड इज़ वाइट, क्लाउड वाइट है, वाइट इज़ रेन, रेन इज़ कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन is called air, air is called blue, blue is called water, where will bird fly, bird fly करेंगे air में और air is called blue, तो obviously option D is the answer. Next question 46th, if sum of three consecutive number is 15 and sum of three consecutive number x minus 1 एक नंबर, एक x और एक x plus 1, इन तीनों का सम, दैट इज इन तीनों का सम हम ले तो वो 15 के बराबर है, ठीक है। दैट इज फॉलोज इफ 3x इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 5, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, मिडिल नंबर कौन सा हो गया दोस्तों, क्योंकि ये हो गया 4, ये तो नंबर आ गया हमारे 4, 5 और 6, मिडिल नंबर 5, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 25, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेंसिल इज टू ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट डलता है किसमें, पेंसिल में, और फिर रिफिल डलेगा हमारा पेन में, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए फॉलोज, क्योंकि पेंसिल में ग्रेफाइट और पेन में रिफिल, ठीक है, ये है हाँ, क्योंकि पेंसिल भी लिखने के काम आती है और पेन भी लिखने के काम आता है, ठीक है, इसलिए ये, बाकी सारे ऑप्शन भी हो सकते हैं लेकिन इसमें ये वाला सबसे बेस्ट है, सो इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलते हैं 48th पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 48th, 279 126 738 168 74 क्वेश्चन मार्क 216, ठीक है। सो 2 × 7 × 9 ये तो हो जाता है 126, 7 × 3 × 8 ये हो जाता है 168, 9 × 4 × हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है इक्वल टू 216, सो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा आपका 6, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मंडेज आर देयर इन ए पर्टिकुलर मंथ फॉर अ पर्टिकुलर ईयर इफ द मंथ एंड विद वेडनेसडे। ये वाला क्वेश्चन हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि अगर लेट्स से अगर फरवरी का एंड डे हमारा वेडनेसडे है तो उसमें मंडे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर कोई ऐसा मंथ है जिसमें 31 दिन होते हैं और उसका वेडनेसडे एंड डे है तो भी बदल जाएगा, और 30 हैं तो भी बदल जाएगा, और लीप ईयर है फ्राइडे का तो भी बदल जाएगा, तो कैन नॉट बी स्पेसिफाइड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस सम ऑफ 1750 डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी, एज टू बीज रेशियो इज इक्वल टू बीज टू सी रेशियो एंड सीज टू डी रेशियो, सीज टू डी एंड इज इक्वल टू 3:4। क्या मतलब हुआ कि a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू 3/4, सी का शेयर बताना है, और हमारे पास क्या है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है 1750, सी का क्योंकि शेयर निकालना है तो पूरी इक्वेशन को सी के वेरिएबल में रख लेते हैं, ठीक है। c इज़ टू डी है 3:4, सो डी क्या आ जाएगा 4/3 ऑफ सी, सो डी क्या आ जाएगा c प्लस 4/3 ऑफ सी, ठीक है। b, अब b को रख देते हैं हम, b क्या आ जाएगा 3/4 ऑफ सी, 3/4 ऑफ सी, और a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा हमारा ये which is a is equal to 9/16 of c, so 9/16 of c। so दोस्तों इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे जो कि 1750 के इक्वल हो जाएगी, c आ गया कॉमन और LCM हो गया आपका 16 × 3,
ठीक है, ये आ गया। सो ये आ जाएगा 27, 36, अगला आ जाएगा 8, 64 इज़ 1750। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है बस हमें। सो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा C इंटू 175 इज़ इक्वल टू 170 सॉरी इंटू दिस इंटू 16 इंटू 3, ये 10 पे कट जाएगा और C आ जाएगा आपका 480। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब करते हैं 51st ये वाला। NCX का फॉर्मूला हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय n माइनस एक्स फैक्टोरियल इंटू एक्स फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 126। ठीक है, n फैक्टोरियल n फिक्स का हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल मतलब n माइनस एक्स फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 3024। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो दोस्तों। सो आंसर आ जाएगा x फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3024 डिवाइडेड बाय 126 विच इज़ इक्वल टू 24। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 फैक्टोरियल होता है ना हमारा 24, इसलिए तो x आ जाएगा 4। सो x आ गया ये। अब निकालनी है हमें n की वैल्यू। ऑप्शन ये हो सकता है या ये। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लो अब कि कौन सा इसमें ठीक रहेगा। तो अगर हम डी ऑप्शन चेक करते हैं तो 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल ये इज इक्वल टू 126 आता है। तो आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल कट जाएगा वो इंटू 5 फैक्टोरियल, तो डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 126। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल और यह आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 126। ठीक है, तो यह आ जाएगा 27 और 12 और एक 126। ठीक है, 21 और यह आ जाएगा 126 इक्वल टू 126। तो n आ जाएगा आपका 9 ऑब्वियसली, यानी ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट। तो डी इज़ द ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए मैन टेक्स 50 मिनट्स टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या कह रहा है? ए मैन takes 50 minutes to cover a certain distance at a speed of 6 km per hour. If he walks with the speed of 10 km per hour, he covers the same distance in, ठीक है, speed is equal to 6, distance आ जाएगा d और time आ जाएगा 50 minutes। 50 minutes हो जाता है आपका 50/60 hours। ठीक है, so distance आ गया इस इक्वेशन से 6 इंटू 50/60। ठीक है, अब क्या कहता है? इफ़ ही वॉक्स विद सेम स्पीड, इफ़ ही वॉक्स विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ही कवर द सेम डिस्टेंस इन। अब टाइम निकालना है दोस्तों, तो x इज इक्वल टू d/t। स्पीड हमें दे रखी है 10, डिस्टेंस हमारा आ गया 5 और टाइम आ गया ये। सो टाइम आ गया 5/10 आवर्स, 1/2 आवर इक्वल टू 30 मिनट्स। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज़ लार्जेस्ट। तो इसमें हो जाएगा, पहला तो है 2 की पावर 1/2, फिर है 3 की पावर 1/4, फिर है 8 की पावर 1/5 और फिर है 5 की पावर 1/4। इन सब में से कौन सा सबसे ज़्यादा बड़ा है? ठीक है, तो इन सारों को अब दोस्तों हम स्क्वायर कर देते हैं। सबको स्क्वायर नहीं बल्कि हम इसको 2 बार स्क्वायर कर देंगे, यानी इसका स्क्वायर यानी टोटल पावर 4 से कर देते हैं। तो जब हम इसकी पावर 4 करेंगे तो ये 4/2, 2 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 4 बन जाएगा। जब इसकी पावर हम वो करेंगे तो 3 की पावर 4/4, 3 की पावर 1, ये बन जाएगा 3। जब इसकी पावर ये करेंगे
तो आ जाएगा 8 की पावर 4/5, और जब इसकी करेंगे तो 5 की 4/4 विच इज़ इक्वल टू 5 की पावर 1 5। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, और अब इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 यानी 12, क्योंकि 2 की पावर 3 लिखेंगे तो 4 3 12/5। अब इसकी पावर 5 और कर दो तो ये हो जाएगा 2 की पावर, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और उसकी पावर 5 यानी 10, और ये हो जाएगा 3 की पावर 5, ये हो जाएगा 2 की पावर 12, और ये हो जाएगा 5 की पावर 5। तो दोस्तों 2 की पावर इतनी ज़्यादा है तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा ये वाला ऑप्शन जो चलता हुआ आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एवरेज एज ऑफ 14 स्टूडेंट्स इज़ 14 ईयर्स। इफ़ द एज ऑफ टीचर इज़ एडिड, एवरेज इज़ इंक्रीज बाय 1, वट इज़ द एज ऑफ टीचर? So average of 14 student is this, that is S1 plus S2 करते करते S14 तक डिवाइड बाई 14 इज़ 14, यानी जो सारे स्टूडेंट्स का वेट आ जाएगा, लेट्स से इसको हम W लिख लेते हैं सारे को, सो वेट आ जाएगा वो आ जाएगा 14 स्क्वायर, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 196। तो वेट आ गया सारे स्टूडेंट्स का 196। अब क्या कह रहा है, अगर 196 प्लस टीचर का वेट ऐड कर दें, क्योंकि अब एक नंबर बढ़ गया ना, 14 स्टूडेंट से टीचर भी बढ़ गया, तो डिवाइड करेंगे 15 से, और एवरेज वेट इज़ इंक्रीज बाय 1, दैट इज़ 14 प्लस 1। सो टीचर का वेट आ जाएगा 15 × 15 माइनस 196। सो टीचर का वेट आ जाएगा 225 माइनस 196 29। सो दिस इज़ द एज। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 पीपल कैन डू ए वर्क इन 45 डेज, ठीक है। टू कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज हाउ मेनी पीपल वुड बी रिक्वायर्ड? क्या कहता है, 18 पीपल, तो 18 पीपल हैं, वो 45 डेज में वर्क करते हैं, यानी 18 लोगों की जो एक दिन की एफिशिएंसी आ गई वो आ गई 1/45, 18 लोगों की, ठीक है। 18 लोगों की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई इतनी, यानी एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी आ गई एक दिन की इतनी। टू कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज हाउ मेनी पीपल विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, हाउ मेनी पीपल। सो अगर x लोग नहीं, x लोग लगते हैं, तो x लोगों की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1/30, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1/30 इंटू एक्स। सो दिस 1/30 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 बाय जो हमारी पहले एफिशिएंसी आई थी उसके बराबर। सो एक्स आ जाएगा 45 इंटू 18/30, 15 से काटेंगे 2 और 3 9, सो एक्स आ जाएगा 27 इज़ द आंसर, ठीक है। ए बॉय 56, ए बॉय इज़ प्रेजेंटली 1/3 द एज ऑफ हिज फादर। अगर फादर की एज f है तो बॉय की कितनी होगी, फादर का 1/3, बॉय की एज कितनी होगी 1/3 ऑफ हिज फादर। आफ्टर 7 ईयर्स ही विल बी हाफ द एज ऑफ हिज फादर, दैट इज़ फादर की 7 साल बाद एज हो जाएगी इतनी और उसका आधा, और बॉय की एज भी क्योंकि 7 साल बढ़ गई प्रेजेंट से। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। सो हमें b की वैल्यू निकालनी है, सो ये आ जाएगा f/2 प्लस 7/2 इज इक्वल टू बी की एज आ गई f/3 प्लस 7, ठीक है। सॉल्व करेंगे 3f माइनस 2f f/6 इज इक्वल टू 7/7 माइनस 2 7/2 3। सो फादर की एज आ गई आपकी 21, सो बॉय की कितनी आ गई 21/3 विच इज़ इक्वल टू 7। सो बॉय की एज क्या आ गई 7। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन चेक करो, देखो अब ऑप्शन क्या है 11/12 9/13 11/12 और 9/13। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले ये छोटा और फिर ये सबसे बड़ा, ऐसे, ठीक है। अब सबसे पहले तो देखो 9/13 ऑप्शन बी, मतलब 9/13 बड़ा है या 11/12, ठीक है, ये बड़ा है या ये बड़ा है। अब देखते हैं ये बड़ा है या ये, ठीक है।
तो अगर ये वाला बड़ा होगा तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली साइड बड़ी आ जाएगी, और ये वाला बड़ा है तो ये वाली साइड। तो जब आपने इनको मल्टीप्लाई करा 9 इंटू 12 और ये मल्टीप्लाई करा 11 इंटू 13, तो ये आ जाएगा 108 और ये आ जाएगा 143। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ जो ये वाली फ्रैक्शन है ये हमारी इससे बड़ी है, तो इसका मतलब है कि ये छोटी हो गई। तो ऑप्शन बी या ऑप्शन सी में से कोई ना कोई हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हमने ये क्रैक डाउन कर लिया, ठीक है। अब क्योंकि इन दोनों में से ये बड़ी थी, अब हम देखते हैं कि और दो इक्वेशंस को हम कर लेते हैं। सो 9/13 और हमने करा 18/23, इनको कंपेयर कर लो दोस्तों। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये पता लग जाएगा कि इन दोनों में से कौन सी बड़ी आएगी। सो आपके पास आ जाएगा कि ये वाली बड़ी है, ठीक है। जब आप 9/13 और 13/17 को कंपेयर करोगे तो आ जाएगा ये वाली बड़ी है, ठीक है। और क्योंकि आपने इनको सेम चीज़ों के साथ कंपेयर करा है, तो इन दोनों में से अभी आपके पास पता लग जाएगा कि कौन सा बड़ी फ्रैक्शन है। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, ए पर्सन हैज़ सम हैंड्स एंड सम काउज, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ लेग्स इज़ 18:43। सो आपके पास टोटल हैंड्स हैं अगर H और काउज हैं C, तो नंबर ऑफ हेड्स कितने हो गए, हेड हो गए H हेड हैन प्लस C, ठीक है। H प्लस C तो हो गए हेड, ये तो हो गया आपके हेड्स। और लेग्स कितनी होगी, लेग्स हो गई हैन की होती हैं 2, सो 2H, और काउ की होती है 4C, ये होगी आपकी टोटल लेग्स, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इफ़ द नंबर ऑफ हेड इज़ दिस, यानी H प्लस C की वैल्यू हमें क्या दे दी 72। फाइंड द नंबर ऑफ हैंड्स, H की वैल्यू निकालनी है हमें, तो और हमें रेशियो दे रखी है हेड बाय लेग्स। 2 कॉमन निकाल लेंगे उसमें से, तो बचेगा H प्लस 2C विच इज़ इक्वल टू 18/43। अब H प्लस C की वैल्यू हमें दे रखी है 72, और यह आ जाएगा 2, और इसको आप लिख लो H प्लस C प्लस C, दैट इज़ 72 प्लस C इक्वल टू 18/43, ठीक है। अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 36/2, ठीक है। तो प्लस C इज इक्वल टू 86, तो C आ जाएगा 14, और हैन आ जाएंगे क्योंकि 72 थे ना H प्लस C, तो 72 माइनस 14, तो H आ गया आपका टोटल 58, विच इज़ A इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। 59, ए टैंक इज़ नॉर्मली फिल्ड इन 6 hours बट टेक 4 hours longer to fill because of leak in the bottom. If the tank is full, then the leak will empty it in how much time, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ए नॉर्मली फिल्ड इन 6 hours बट टेक्स 4 hours longer to fill because of leak, यानी कि दोस्तों जो टैंक है वो लीक के साथ 10 घंटे में भरता है, ठीक है। और नॉर्मली वैसे वो 6 घंटे में भर जाता। तो अगर लीक करने की कैपेसिटी एफिशिएंसी 1/x ले लें लीक की, तो 1 घंटे की कैपेसिटी कितनी हो गई 1/x, यानी अगर वो x घंटे में लीक खाली करते तो उसकी कैपेसिटी होगी 1/x की 1 घंटे में खाली करने की। सो हम कहेंगे कि 1/6 एफिशिएंसी से 1 घंटे में भरता है, लीक हो जाता है -1/x, तो टोटल कितनी एफिशिएंसी आती है, वो 10 घंटे में भरता है तो 1/10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 15, इसका मतलब है वो टैंक को 15 घंटे में खाली कर देता है, तो ऑप्शन आ गया डी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें बताना है कि व्हाट ईयर्स हैड द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ओवर द प्रीवियस ईयर, ठीक है। सो हमें ऑप्शंस हैं 2000, 1999, 2000 और 97, यानी प्रीवियस से ज़्यादा प्रोडक्शन हुई है, ठीक है।
सो यहाँ कितनी प्रोडक्शन हुई है 5, यहाँ कितनी प्रोडक्शन हुई दोस्तों, यहाँ हुई है 8 के करीब, यहाँ 10, यहाँ हुई है 15 और एक 18 के करीब, यहाँ हुई है 25, यहाँ हुई है आपकी 25 और 30 के बीच 27 कुछ, और यहाँ हुई है 33। ठीक है, अप्रोक्सीमेशंस हैं ये बीच वाली हमारी वैल्यूज़। ठीक है, तो ऑप्शंस में चेक करते हैं। 2000 में दोस्तों, 2000 में यहाँ पर ये प्रोडक्शन हुई है हमारी 7 की इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, और 1999 में इसमें हुई है 8 की, 2002 में ये हुई है टोटल 3 और 3 6 की, और 97 ये हुई है 3 की। ठीक है, सो हाईएस्ट परसेंटेज बतानी है दोस्तों। सो परसेंटेज अगर आप निकालते हो तो 2000 वाली की आएगी 7/18 × 100। ठीक है, क्योंकि 7 का इंक्रीज़ हुआ है ना 18 से, तो इसलिए। ठीक है, 1999 की निकालोगे तो 8 का इंक्रीज़ हुआ है 10 पर × 100। 2002 की निकालोगे तो 6 का इंक्रीज़ हुआ है 33 पर × 100, और 97 की निकालोगे तो 3 का इंक्रीज़ हुआ है 5 पर × 100। ठीक है, सो ऑप्शन ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, इसमें तो बी वाला हाई हो गया। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 1/5 के इक्वल हो गया, और ये हो गया 2/4 के, और ये हो गया 1/3 के। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला सबसे ज़्यादा हाई आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट एवरेज प्रोडक्शन इन लैक्स फॉर द गिवन ईयर। सारे जो ईयर इनके। ठीक है दोस्तों, सो 96 में हुआ 5, 97 में 8, 98 में 10, फिर 99 में 18, फिर 2000 में हुआ 25, 2002 में हुआ 27, और 2002 में हुआ 33। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सो यह आ जाएगा 126 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 18। सो ए इज़ द ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट पे। ए बैग कंटेन 25 पैसे, 50 पैसे एंड 1 रुपीज़ कॉइन्स। देयर आर 220 coins in all. The total amount in the bag is 160. If there are thrice as many coins of 1 as there are 20 पैसा, then what is the number of 50 पैसा? ठीक है, अगर इसके x हैं तो इसके हो जाएंगे 3x। ठीक है, if there are thrice as many coins as there are इतने पैसा, then what is the number? ठीक है, अब x प्लस लेट से इस वाले के हमारे पास y है, y प्लस 3x। सो तो ये तो होगी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स विच इज़ इक्वल टू 220, और वैल्यू कितनी होगी इनकी, x/4 प्लस y/2 प्लस 3x/1। ठीक है, क्योंकि ये रुपीज़ में करी है ना मैंने दोस्तों, तो 25 पैसे 1/4 रुपीज़ के इक्वल होते, तो इसलिए 1/4, और 50 पैसे 1/2 के इसलिए, और 1 रुपीज़ 1 के ही बराबर होगी उसकी वैल्यू, तो इसलिए 3x। सो इन सारों को जब आपने ऐड करा तो आ जाता है 160। ठीक है, सो दो इक्वेशन आपकी बन गई 4x प्लस y इक्वल टू 220, और ये वाली बन गई 4 आ जाएगा एलसीएम, सो x प्लस 2y प्लस 4 3 जा 12x इज इक्वल टू 160। सो ये आ जाएगा 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 160 इंटू 4 640। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन होगी, एक ये। इस वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, तो ये बन जाएगी 8x प्लस 2y
इज इक्वल टू 440, ठीक है। और इसको माइनस करा जब आपने, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, माइनस करने के बाद 5x इज़ इक्वल टू 200 एंड x इज़ इक्वल टू 40। हमें क्या निकालना था दोस्तों? देन हमें y की वैल्यू निकालनी है। x पुट करा तो आ जाएगा 160 प्लस y निकालना है इज इक्वल टू 220। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन क्या कहते हैं दोस्तों? दो ट्रेन दे रखे हैं जिनकी लेंथ है 130 मीटर और 110 मीटर, ठीक है। कहते हैं जब वो सेम डायरेक्शन में जाती हैं, सो फास्टर ट्रेन क्रॉसेस द स्लोअर वन इन 20 सेकेंड्स एंड जो अपोजिट डायरेक्शंस में होती हैं तो पास ईच अदर इन 12 सेकेंड्स। दोस्तों इसमें बस सिंपल सी चीज़ याद रखनी होती है। एक ट्रेन है 130 की और एक ट्रेन है 110 की। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी तो स्पीड हो जाएगी माइनस S1 S2, और जो डिस्टेंस कवर हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस कर रही है ना, तो मान लो अगर बड़ी ट्रेन आगे है तो सिचुएशन ये बन जाएगी कि जब अपना 130 मीटर क्रॉस कर लेगी तो S1 वाली यहाँ हो जाएगी और S2 वाली यहाँ। सो फर्स्ट इक्वेशन तो बन जाएगी कि हम मान रहे हैं कि 130 वाली की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, ठीक है। सो S1 माइनस S2 स्पीड, डिस्टेंस कितना आ गया? डिस्टेंस कवर किया दोस्तों 130, और टाइम कितना है 20 सेकेंड्स। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही हैं, ठीक है, S1 वाली थोड़ी लंबी तो ऐसे बना दी, S1 इधर और S2 इधर, तो स्पीड हो जाएंगी प्लस S1 प्लस S2 इज इक्वल टू, अब जो आ जाएगा आपका डिस्टेंस वो आ जाएगा 110 प्लस 130 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। सो S1 प्लस S2 आ गया, जब इन दोनों को जोड़ेंगे 240 बाई 12। इस वाले में भी दोस्तों हमें ये ऐसे लेना पड़ेगा कि ये दोनों ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही हैं, क्योंकि हम इसे मानेंगे S1 यहाँ से शुरू हुई है, ठीक है। तो इसमें भी हमें 110 ही लेना पड़ेगा। सो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हो तो S1 आ जाएगा 16 और S2 आ जाएगा 4। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे। 64th क्वेश्चन है दोस्तों, ए बैट्समैन हैज़ ए डेफिनेट एवरेज ऑफ 11 इनिंग्स फॉर 11 इनिंग्स, ठीक है। दैट बैट्समैन स्कोर 120 runs in 12th inning, due to which average is increased by 5 runs, ठीक है। सो डेफिनेट एवरेज है एंड 120 रन उसने 12th इनिंग में स्कोर करे, ड्यू टू विच हिज एवरेज इज इंक्रीज बाय 5, अकॉर्डिंग टू विच व्हाट इज द एवरेज ऑफ बैट्समैन आफ्टर 12 इनिंग्स। सो दोस्तों अगर आप ये ले लो कि उसने 11 इनिंग्स में सब में सेम रन मारे x, ठीक है, तो 11x प्लस 120 डिवाइडेड बाय 12, हिज एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 5। उसने 11 इनिंग्स में 11x रन मारे, सो 11x बाई 11 यानी एवरेज आ गई 11, ठीक है। सो एवरेज इंक्रीज होगी 5 से, ठीक है। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ जाता है 120 12x प्लस 60 विच इज़ इक्वल टू x इज इक्वल टू 60। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द बैट्समैन आफ्टर 12 इनिंग्स? तो 12 इनिंग्स से बाद उसकी एवरेज बतानी है, यानी हमें 11 इंटू 60 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 12 की वैल्यू बतानी है, एवरेज आ जाएगी, जो कि हो जाता है हमारा 660 प्लस 120 बाय 12
विच इज़ इक्वल टू 780 डिवाइडेड बाय 12। इसका आंसर आ जाएगा 12 5 60 प्लस 180 10 और 60 और 65। तो 65 आंसर आ जाएगा दोस्तों करेक्ट, क्योंकि हमें डेफिनेट एवरेज दे रखी थी ना, इसीलिए हमने 11x ले लिया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 शुरू करते हैं। बैट्समैन स्कोर्ड 125 रन्स with 5 boundaries and 6 sixes. What is the percentage of total score he did made by running between the wickets? तो दोस्तों बाउंड्री से उसने स्कोर की 25 हो जाए 20 और 6 से करे 36। सो उसने टोटल 56 रन्स तो करे बाउंड्रीज और सिक्सेस से, यानी कि 125 माइनस 20 माइनस 36 विच इज़ इक्वल टू 69। ये रन रनिंग बिटवीन द विकेट्स, यानी एक एक दो रन लेके या 3 रन लेके करें। तो 69 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 इज़ इक्वल टू 55 1/5%। ठीक है, ए इज़ द ऑप्शन। चलते हैं दोस्तों 66th क्वेश्चन पे। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। फॉलोइंग are the condition for selecting IT officer in an organization. The candidate must be, तो conditions हैं BE Tech in IT or computer science with at least 60% marks, be at least 20 years and not more than 26 as on the day 1/11/2016, has secured at least 60% in written marks and 40 marks in interview. A, at दोस्तों in case a candidate fulfill all condition except at 2 above but is a postgraduate, in case be referred to as GM. B, at 4 above but has secured at least itne % in interview 35 and at least 70% marks in written. His case to be referred as VP। ठीक है, इसका मतलब है अगर कैंडिडेट ये कंडीशन जैसे फर्स्ट पार्ट में ए में 2 फॉलो नहीं करता लेकिन वो पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसका केस रेफर टू एज GM होगा, और अगर वो 4 फुलफिल नहीं करता लेकिन 35 ले रखे हैं एटलीस्ट इन इंटरव्यू एंड 70% इन रिटर्न, हिज केस टू बी रेफर्ड एज VP। ठीक है। कुमार वॉज बोर्न इन 19 मार्च 95, यानी 16 और 5 21 एज की वो उसकी हो जाएगी। ठीक है, और ठीक है, यानी कि 16 के मार्च में कितना हो जाएगा, 16 और 5 21 का, यानी वो दे सकता है। ही हैज सिक्योर्ड 65% marks in BE BTech, secured 62 in both written as well as in interview. Which of the following so वैसे तो ये देना चाहिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कुमार सेलेक्ट हो जाएगा, डाटा इनएडिक्वेट है, कुमार विल नॉट बी सिलेक्टेड एंड विल रेफर टू एज पोस्ट GM पोस्ट। GM तो करेगा नहीं क्योंकि वो 21 साल का है, तो सेकंड कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ठीक है, और 65% BE BTech में लिए हैं उसने, पहली कंडीशन फुलफिल है, एज वाली कंडीशन फुलफिल है और रिटर्न वाली फुलफिल है, और 40% मार्क्स इन इंटरव्यू वाली क्लियर है। सो कुमार विल बी सेलेक्टेड। ठीक है, चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता है इसलिए। अब क्या है, वेंकट बोर्न हुए 89 में, तो यानी 11 और 16 2016 यानी 2016 में वो 27 साल का हो जाएगा, लेकिन नवंबर में, और 1 जनवरी 2016 तब तक वो कितना हो जाएगा, 26 प्लस कुछ मंथ्स। ठीक है,
सो क्या हो जाएगा, ही हैज़ सिक्योर्ड 70% मार्क्स इन बी टेक, इतने परसेंट मार्क्स एम टेक ही हैज़ सिक्योर्ड, इतने इन बोथ रिटर्न एज वेल एज इंटरव्यू, ही विल बी सेलेक्टेड। ठीक है, डाटा इज इन एडिक्वेट टू टेक डिसीजन, ही विल नॉट बी सिलेक्टेड एज पर वीपी पोस्ट। ठीक है, वो जीएम वाली पोस्ट के लिए दोस्तों सेलेक्ट होगा, वैसे तो दोस्तों ही विल बी सिलेक्टेड होगा, लेकिन वो जीएम की पोस्ट के लिए अगर इसमें मेंशन नहीं कर रखा, सो ऑप्शन बी को हम करते हैं, डाटा इज इन एडिक्वेट। तो इस वाले में अब ये है कि रिटर्न में 78 लिए लता ने, 38% लिए इंटरव्यू में, 62% लिए बीटेक में, और 12 जनवरी इसमें, यानी वो 20 से 26 के बीच में है। तो लता कोर्स से कोर्स के लिए करेगी, तो इसमें है कि वो 35% से एटलीस्ट इतने हैं उसके, और एटलीस्ट इतने हैं रिटर्न में। रिटर्न में उसके 78 हैं और एटलीस्ट 35 से ऊपर हैं। ठीक है, तो और क्या है, सो उसका जो केस होगा 40% इंटरव्यू में नहीं करे तो उसका केस वीपी के लिए सेलेक्ट होगा, बी का ऑप्शन। 69 क्वेश्चन है, दिशा जो बोर्न हुई है वो है 91 में। ठीक है, शी डिड हर यूजी एंड पीजी इन कंप्यूटर साइंस, विच कंडीशन विल बिलो लीड टू हर एसजीएम। ठीक है, तो जीएम की पोस्ट के लिए कितना होना चाहिए, उसकी एज 20 अलग, मतलब उसकी एज 26 प्लस हो जाए, या मतलब सेकंड क्राइटेरिया ना फॉलो करे 20 से 26 वाला। सो इसमें एज का कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा, सो ये वाला इन्होंने ऑप्शन जो है वो गलत है। जीएम पोस्ट कैन बी रेफर्ड ओनली इन द केस ऑफ कंडीशन ऑफ एज। सो इसमें यहाँ पे ऑप्शन गलत है, इसलिए मैंने अलग से मेंशन कर दिया। 17 मेघना कंप्लीटेड बीटेक इन आईटी इन 2012, विच कंडीशन बिलो विल लीड टू हर सेलेक्टेड एज आईटी ऑफिसर। तो इसमें दोस्तों लिख रखा है वो कौन सी कंडीशन आईटी ऑफिसर के लिए फुलफ़िल करनी पड़ी ताकि वो सेलेक्ट हो जाए। रिटर्न के मार्क्स दे रखे हैं, एज दे रखी है, और वो हो जाएगी सी सिक्योर्ड 50% इन इंटरव्यू। उसके बी टेक के मार्क्स नहीं दे रखे, जो जिसका 60% का क्राइटेरिया है फर्स्ट वाला। सो डाटा इनएडिक्वेट है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोकुल इज़ द ओनली सन ऑफ सुरेश एंड रानी। सुरेश और रानी का जो गोकुल है वो ओनली सन है। कंक्लूजन है सुरेश एंड रानी हैव वन सन। ठीक है, सो ट्रू है। गोकुल हैज़ वन सिस्टर, ये ट्रू नहीं है, तो 71 का हो गया ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट पे। ज्योति हैज़ इन्वाइटेड 3 फ्रेंड्स टू हर हाउस while watching live cricket match, decided to order pizza. In between the overs, the phone number on the pizza shop flashed and they all tried to remember it and tried to recollect the number as listed below. All the 4 have agreed that the first 3 numbers are 4, 2, 1. ठीक है, 2 of them agree that 4th number is 9. 2 of them agree that 5th number is 6, and 3 of them agree that the 6th and the 7th number, 6th and the 7th number are 8 and 6. Which of the following, which of the number is most likely the telephone number of the pizza shop? ठीक है, so इसकी 50% प्रोबेबिलिटी है, इसकी 50, इसकी 75, इसकी 75। ठीक है, सो 9, 6, 8, 6, 8, 9, तो 4, 2, 1, 6, 8, 6। तो ऑप्शन देख के दोस्तों हमें पता लगता है कि सी इज़ द मोस्ट लाइकली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू जॉन ब्रेंटफोर्ड एंड बैरी स्टेन, द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग आर P, Q, R, S and T. The correct order of the above steps will be. करेक्ट ऑर्डर बताना है दोस्तों, तो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा सबसे पहले तो आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। जब तक प्रॉब्लम पता ही नहीं होगी तो कैसे काम करेंगे, तो R इज़ द फर्स्ट। देन Q, डिफाइनिंग एंड रिप्रेजेंटिंग इट। ठीक है, डिफाइनिंग एंड रिप्रेजेंटिंग इट, तो Q इज़ द नेक्स्ट पार्ट। देन P, एक्सप्लोरिंग द, जब आपने डिफाइन कर दिया पॉसिबल स्ट्रेटजीज फाइंड करो।
देन टी, एक्टिंग ऑन द स्ट्रेटजीज, जब फाइंड करोगे स्ट्रेटजी उसके बाद एक्ट करोगे। एंड लुकिंग बैक एंड इवेल्युएटिंग इफेक्ट्स ऑफ वन स्ट्रेटजीज, ठीक है। उसके बाद आप उन स्ट्रेटजीज़ को देखोगे भाई क्या उनमें रहा, क्या गलती रही, क्या अच्छा रहा, तो इवेल्युएट करोगे। तो लास्ट स्टेप इज एस, तो ऑप्शन फाइनल इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पैराग्राफ का, कहता है एवरीबडी वुड गेटिंग इन एवरीबडी एल्स वे एंड नोबडी वुड गेट एनीवेयर, ठीक है। इंडिविजुअल लिबर्टी वुड हैव बिकम सोशल एनार्की। देयर इज अ डेंजर ऑफ द वर्ल्ड गेटिंग लिबर्टी ड्रंक in these days like the old lady with the basket, and it's just well to remind ourselves what rule of the road means. It means the order of liberties, all may be preserved, liberties everybody must be curtailed. When the policeman says at Piccadilly Circus steps into the middle of the road and puts on his hand, he is a symbol of not the tyranny but of the liberty. You must not think so. So, being in a hurry and seeing your car pulled up by his insolence of the office, feel that your liberty has been outraged. How dare this fellow interfere with our free use of the public highway? If you are a reasonable person, you will reflect that if he did not interfere with you, he would have interfered with no one. The result would be Piccadilly Circus be the maelstrom that you would never cross, and you have submitted curtail liberty in order that you may enjoy social order which you're a reality. तो इसमें क्या है दोस्तों, वर्ल्ड लॉलेसनेस, एनार्की, ठीक है। एनार्की का मतलब होता है कोई लॉ ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द वर्ड रिड्यूस्ड, कर्टेल्ड का मतलब होता है रिड्यूस करना। द लिबर्टीज ऑफ एवरीबडी विल बी रिड्यूस्ड, सो ये ऑप्शन हो गया ए। फाइंड द क्लोजेस्ट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, फाइंड द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस बिलो। सो लाइन है दोस्तों ये कि ही इज़ द सिंबल नॉट ऑफ टायरनी बट ऑफ लिबर्टी। तो टायरनी का जो सिनोनिम है वो होगा ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी इसलिए क्योंकि मोनार्की का मतलब होता है किंग और क्वीन के हाथ में पावर, ऑटोक्रेसी में होता है किसी एक बंदे के हाथ में जो अत्याचार कर रहा है। ये टायरनी का मतलब होता है अत्याचार, तो ऑटोक्रेसी इसका बेस्ट है। फाइंड द नाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड सेंटेंस। Dash result would be Piccadilly Circus would be a maelstrom that would never cross at all. So noun बताने दोस्तों में सेंटेंस में, so the result would be Piccadilly Circus and would be maelstrom that would never cross at all. So Piccadilly Circus. So all of the above is the answer. Find the closest antonym यानी opposite word of the underlined word from the given sentence. The liberties of all may be preserved, ठीक है। प्रिजर्व यानी प्रिजर्व करना, अनडिकम्पोज भी प्रिजर्व हो सकता है, अनपॉल्यूटेड भी, मेंटेन भी। डिकम्पोज यानी एक चीज़ को आपने प्रिजर्व करके रखा वो ठीक है, एक चीज़ डिकम्पोज होकर ख़राब हो गई वो अपोजिट है। तो सी इज़ द आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्रॉसिंग एवरीवन पाथ मे नॉट लीड अस एनीवेयर। Everybody would be getting in everybody else way and nobody would get anywhere। ये बेस्ट है दोस्तों ऑप्शन इसका, क्योंकि रिजर्विंग लिबर्टीज एवरीबडी कर्टेल। इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि अगर आप सारे एक दूसरे के पाथ के बीच में आते रहोगे तो कोई कहीं नहीं पहुँचेगा, ठीक है। आप उसके बीच में आओगे वो आपके बीच में आएगा, आप अपने पाथ के बीच एक दूसरे के बीच में अड़ते रहेंगे तो कोई कहीं नहीं जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन इज़ बेस्ट एंड करेक्ट। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। Dash feel that your liberty has been outraged. Outrages तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे raised आएगा, so option C is correct, outraged. Find the opposite of the word witless, ठीक है। witless उसका जो opposite anarchy नहीं हो सकता, witless का curtailed नहीं हो सकता, insolence नहीं हो सकता, reasonable जो सही बात करे वो, क्योंकि विटलेस का मतलब होता है जो फुलिश या स्टूपिड हो, ठीक है। सो रीजनेबल सही होगा, वो फुलिश या स्टूपिड नहीं होगा, तो अपोजिट वर्ड ही हो जाएगा। 81 हो गया दोस्तों, चलते हैं 82 पे। फॉर होगा दोस्तों, फॉर ए जॉब इन कंपनी कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द क्राइटेरिया। ए 24 से 30 इतने इन BSc मैथ्स मोस्ट लिख रखा है, ए आएगा इन मैथ्स, ठीक है।
और मस्ट हैव डन पीजी इन मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स विद एटलीस्ट 65, 2 year एक्सपीरियंस, मस्ट सिक्योर इतने इन रिटर्न एंड 15 इन इंटरव्यू। ठीक है। सो योगेश फुलफिल द अबव क्राइटेरिया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द सिलेक्शन। ठीक है। ही वॉज बॉर्न ऑन 92, सो 92 में अगर वो बॉर्न होता है दोस्तों, सो उसकी एज हो जाएगी 1 जून 2021 को। क्या एज हो जाएगी उसकी? 21 और 8 30। ठीक है, 21 और 8 30, यानी कि वो पिछले साल अभी तक फरवरी से पहले जून का है। और ही कंप्लीटेड हिज पोस्ट ग्रेजुएट विद 66 एंड क्लास 12th विद दिस। सो ये भी होगी ग्रेजुएशन वाली की क्या है 58, ये हो गया 3 इन MNC कंपनी एंड सिक्योर्ड इतने इन पोस्ट ग्रेजुएट मैथ, 16 इंटरव्यू एंड दिस इन रिटर्न। ठीक है। सो इसमें दोस्तों ऑप्शन आएगा डी, इवन विद ऑल द गिवन ही विल नॉट बी सिलेक्टेड। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन की दे रखा है ना उन्होंने, जबकि मांग रखी है BSc मैथ्स ग्रेजुएशन में, इसीलिए। ठीक है, तो डी इज़ द ऑप्शन। विजय फुलफिल्स द क्राइटेरिया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द सिलेक्शन। वर्क करे कंपनी में 70% BSc मैथ, इतने इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। ही सिक्योर 16 रिटर्न एंड 54 इन इंटरव्यू, वॉज बॉर्न इन दिस, सो एज लिमिट में भी है। ही सिक्योर इन दिस। 12th के मार्क्स नहीं मांग रखे दोस्तों, सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आराधना का देखना है अब। ठीक है। सिक्योर्ड इतने विद इन विच ऑफ द क्राइटेरिया इज़ एसेंशियल क्राइटेरिया बताना है दोस्तों। सो इसमें फर्स्ट दे रखा है, तो इसमें बताना है कि कौन से क्राइटेरिया एसेंशियल है। सो 85% इन क्लास 12 ये नहीं है, क्योंकि इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। एज 26 एंड गॉट एक्सपीरियंस 2 ज़रूरी है। BSc MSc ये वाला ज़रूरी है। सिक्योर इतने इन रिटर्न। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्योंकि 2, 3, 4 एसेंशियल है। पैसेज रीड करते हैं दोस्तों। philosophy of education is a label applied to the student for of the purpose, process, nature and ideas of education. It can be contained a branch of both philosophy and education. Education can be defined as teaching and learning specific skills and imparting of knowledge, judgment and wisdom, and is something broader societal institution of education we often speak of. ठीक है। Many educational considered as weak, vulnerable, too far removed from the practical application of the philosopher dating back to Plato and the ancient Greek, has given much thought and emphasis, and there is little doubt work has helped shape the millennia. Plato is the earliest important education thinker. Education is an essential element in Republic. Written in this, he advocates some extreme method, removing children from their mother's care and raising them wards, differentiating children suitable various castes, highest receiving the most education, so that they could act as guardians of the city and care of the less able. He believed that education should be holistic, including fact, skill, physical discipline, music, art. Plato believed that intelligence is not distributed genetically. This is to be found in children born to all the class, although he proposed a system of selective public education for an educated minority of population does not really follow a democratic model. Aristotle considered human nature, habit, really important forces to be cultivated in education. He proposed that teacher lead to their worship systematically and repetition be used to develop good habit, among which the explicitly physical education science considered important. During medieval period, the idea of perennialism first formulated by St. Thomas Aquinas in the work of De Magistro Perennial hold the one everlasting importance to all people everywhere, named principles, reasoning, and that of teaching by not machines. It was originally religious and was not related to theology secular develop. During the Renaissance, the French skeptic De Montaigne was one of the first critical
look at the education unusually for the lime on Pegning was willing to question the conventional wisdom of the period, calling into question the education and the implicit assumption that an educated was. ठीक है. So what is the difference between approaches of Socrates and Aristotle? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों कि Aristotle felt the need of repetition to develop good habits in the student. Socrates felt that student need to be constantly questioned. ठीक है. Aristotle ने क्या कहा था? Aristotle need the felt of repetition to develop good habits in student, and Socrates felt that the student need to constantly question. So Aristotle important forces the ultimate he proposed that system of repetition is to be used. ठीक है. So repetition is to be used. So Socrates ने कहा था Socrates emphasis on the question listening bring out their idea, he emphasizes balancing the thought. This ठीक है. So option A is correct. Why do educationists consider philosophy weak and woolly? It is not practically applicable. इसलिए weak और woolly बताया था इसलिए. ठीक है. और why do you understand the term perennial in the context? C is less important. Perennial का मतलब होता है जो कभी ख़त्म ना हो, इसलिए ए ऑप्शन. ठीक है. 88 पे चलते हैं. 88 है what was or were the Plato's belief about democratic education. ठीक है. तो उसने बिलीव करा था दोस्तों कि ही बिलीव दैट ओनली सेलेक्ट फ्यू आर मेंट टू अटेंड द स्कूल. तो ये हो गया ऑप्शन इसका. नेक्स्ट है दोस्तों मैरी क्यूरी का हमारा एक पैराग्राफ. ठीक है. क्यूरीज डैश तो हम ये पैराग्राफ आंसर बता देता हूँ इसके. तो क्यूरीज डैश कोलैबोरेशन हेल्प टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ द एटम. क्यूरीज फ्रेंडली कोलैबोरेशन. मैरियट ब्रिंग ए डैश एंड डैश पर्सनली लाइट हार्टेड. बी ऑप्शन. ठीक है. 91st attending the university felt annoyed. Mary dash by leaving Poland and traveling to France. Enter the Sorbonne showed intelligence. ठीक है. एक और है दोस्तों, इसका मैं आपको आंसर की बता देता हूँ. Athens had the dash and the other states against the Persian intervened on behalf of. ठीक है. 94 Darius took drastic step dash to rebellious Athenians. Calm. ठीक है. Then their participation dash to Athenians is gave strength. 96th The lots of people did not want to conquer the Greece. ये दोस्तों इसका आंसर. और लास्ट वाले का आंसर है एंटी इनकम्बेंसी 97th का. सिंस when was model code of applied with immediate effect? 2019. When does the president of India nominate an additional 2 member of the Anglo-Indian? ठीक है. Anglo-Indian के when the president believe that Anglo-Indian community is underrepresented. और requirement to vote in India must be a citizen of India. Choose the correct options. Must be 18 year older. Must have a नहीं ये वाला नहीं होगा. Must be an ordinary resident in the constituency. Must possess a valid voter identification. ये होगा ज़रूरी. ठीक है. And must be a citizen of India. So B is the option correct. ये वाला तो दोस्तों अगर आप वैसे भी HCS का पेपर दे रहे हो तो ये लास्ट पैरा तो आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. सिंपल से पॉइंट्स हैं. तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ 100 क्वेश्चंस हमारे हो जाते हैं ख़त्म. लास्ट क्वेश्चंस के दोस्तों मैंने सिर्फ आपको 2 पैराग्राफ्स के वो बता दिए हैं, 2 दिन के आंसर की. बाकी मैंने मैथ्स के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर दिए हैं. आप लेक्चर को रिपीट करके देख सकते हो दोस्तों. सो इसी के साथ हम एंड करते हैं लेक्चर को. थैंक यू आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए. और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो के नीचे कि आप तक वीडियो ज़रूर पहुँच रही है. चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों अगर पसंद आता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.